हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। कल हम लोगों ने सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम फिर से 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लेते हैं सिंपली कि स्ट्रिंग आर द म्यूटेबल और द इम्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का पहले मैं मतलब बता देता हूँ। म्यूटेबल मीन्स जो चेंज हो सके, और इम्यूटेबल मीन्स जो चेंज ना हो सके। केवल इतना है कि जिसको बदला जा सके, जिसको बदला ना जा सके। इम्यूटेबल मीन्स बदला ना जा सके, है ना। तो स्ट्रिंग, सी शार्प में स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। क्यों इम्यूटेबल बनाई गई है स्ट्रिंग, ये सब हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। मतलब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। So string objects are immutable means they cannot be changed once they created। मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को एक बार अगर क्रिएट कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब होता है ये, ठीक है। All of the string methods and C sharp operators that appears to modify a string actually return the result in a new string object। इसका कहने का क्या मतलब है, इस लाइन का कहने का मतलब है कि मान के चलो हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू फर्स्ट स्ट्रिंग, है ना। अब क्या हुआ कि पहले क्या हुआ कि ये, पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए, स्ट्रिंग जो है वो रेफरेंस टाइप है, और ये अपना डेटा जो है वो मेमोरी की एक लोकेशन में स्टोर होगा। ये फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। S1 में पहले फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर है। जब भी हम दूसरी वैल्यू सेकेंड स्ट्रिंग S1 में स्टोर कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में न्यू मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर लेगा, है ना। उसमें ये सेकेंड स्ट्रिंग स्टोर कराएगा, और पहले वाले को ये एज इट इज छोड़ देगा। मतलब इसको चेंज नहीं करेगा, ये एक नई लोकेशन क्रिएट कर देगा। यही मतलब होता है कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, ठीक है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल का मतलब इसने पहले वाले को रिमूव नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए, अब ये S1 में ये क्रिएट हो गया, तो इसका क्या हुआ। अब ये इसका क्या होगा, ये जो गार्बेज कलेक्टर होता है CLR का, वो इसे रिमूव करता है। बाद में वो इसे रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन अब जो न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हुई है हमारे पास में, वो सेकंड स्ट्रिंग के नाम से, वो S1 की लोकेशन अब चेंज हो गई। पहले वो थी, मतलब पूरे का पूरा चेंज कर दिया इसने। तो क्या किया कि इसने फर्स्ट स्ट्रिंग को कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड वाला इसने मेमोरी में स्टोर कर लिया। तो इसीलिए बोलते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक छोटा क्वेश्चन है ये, कभी कभी पूछ लेते हैं, हाउ डू यू क्रिएट ए एम्प्टी स्ट्रिंग इन सी शार्प। कैसे करते हैं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग आपको क्रिएट करनी है। तो स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग आप वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ये तो स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर आप स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ये जब आप फ्रेशर होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी इस टाइप से क्रिएट करते हैं, इसीलिए मैंने ये ले लिया था। चलिए अब शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग बिल्डर एंड सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब आप इंटरव्यू देने बैठोगे, 10 इंटरव्यू दोगे, 10 में 10 में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए पूरा एक साथ दिखा दिया मैंने। तो स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स if you create a string object then you cannot modify it always create a new object of a string type in memory। ये तो है स्ट्रिंग का मतलब, है ना। स्ट्रिंग बिल्डर क्या कहता है, स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल मीन्स if create string builder object then you can perform any operation like insert, replace, append without creating the new instance for every time। बस सिंपल समझिए, ये इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स वो चेंज हो सकता है ना। उसके लिए नए ऑब्जेक्ट की बार बार पे ज़रूरत नहीं है। ये एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसी ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी क्रिएट करेगा, उसी मेमोरी को आप बार बार इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब मेन डिफरेंस सुनिए। मेन डिफरेंस हम इन दोनों को कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ भी स्ट्रिंग पर बहुत सारे ऑपरेशंस हमें करने हैं जिसमें स्ट्रिंग कई बार चेंज होगी, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है ना। और जहाँ पे स्ट्रिंग कई बार नहीं चेंज करनी रहती है हमें, वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। कई बार चेंज का क्या मतलब है, देखिए
अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर में कई बार चेंज करते हैं तो वो एक ही जो स्ट्रिंग दी हुई है उसी को बार बार पे अपडेट करता रहेगा, है ना। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रिंग मान के चलो 10 बार चेंज किया तो 10 ऑब्जेक्ट इसने मेमोरी में क्रिएट कर दिया, मतलब मेमोरी का स्पेस 10 ऑब्जेक्ट के बराबर ले लिया, मेमोरी का स्पेस ले लिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो प्रोग्राम को, आपके प्रोग्राम को स्लो कर देगा। तो इसीलिए जहाँ पे फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो वहाँ पे आप स्ट्रिंग बिल्डर लीजिएगा, स्ट्रिंग आपको नहीं लेनी है। तो मैंने दिया है यूज स्ट्रिंग बिल्डर वेयर वी नीड टू सम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फ्रिक्वेंटली, चेंजेस ऑन अ स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉट अफेक्ट द मेमोरी, ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर प्रॉपर्टीज, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने गेट सेट करके यूज बहुत की है, लेकिन एक्चुअल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या होती है, क्यों उसको यूज करते हैं, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो प्रॉपर्टीज इन सी शार्प आर क्लास मेंबर्स। पहली बात तो ये क्लास मेंबर होते हैं। क्लास मेंबर क्या क्या होते हैं, आप एक कंस्ट्रक्टर, मेथड, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज, ये सब क्लास मेंबर्स होते हैं, ठीक है। क्लास मेंबर दैट प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म टू रीड, राइट और कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ प्राइवेट फील्ड्स। जब भी हमें प्राइवेट फील्ड से वैल्यू को रीड, राइट और उसमें कुछ कुछ सम काइंड ऑफ कैलकुलेशंस अगर हमें करनी रहती है तो वहाँ पे हम लोग प्राइवेट फील्ड्स का और ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। बस प्राइवेट फील्ड से वैल्यू को रीड राइट करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। आगे एग्जांपल में देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी विद अ सेट एसेसर, याद रखिएगा, विदाउट अ सेट एसेसर, मतलब केवल गेट रहेगा उसमें, सेट नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो कंसीडर्ड होती है रीड ओनली, है ना। आगे देखेंगे हम इसका एग्जांपल। राइट ओनली जिसमें गेट ना हो, केवल सेट एसेसर हो, केवल वही होता है आपका राइट ओनली प्रॉपर्टी। रीड राइट में जब भी आप गेट सेट लेते हैं, आप देखो नॉर्मल, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें मैं लिख तो नहीं सकता यार क्योंकि मुझे उतना ये इनका एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे इनमें टाइप वाइप करते हैं। देखो कैसे प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग नेम और कर्ली ब्रेसेस के अंदर गेट सेट, वो करते हैं ना। अगर हम गेट लेंगे उसमें तो वो रीड ओनली प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर हम उसमें सेट लेंगे तो वो राइट ओनली हो जाएगी, अगर हम गेट और सेट दोनों ले लेंगे तो वो रीड राइट हो जाएगी, है ना। एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज कैन वैलिडेट डेटा बिफोर अलाउइंग अ चेंज, जिस किसी ने जैसे एमवीसी वगैरह पे काम किया होगा तो उसको पता होगा वो एनोटेशन यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए। तो वो डेटा वैलिडेशन करता कौन है, तो मतलब होता कहाँ पे है, वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर होता है। प्रॉपर्टीज़ उस डेटा को वैल्यूएट करता है, वैलिडेट करता है ना। तो वो है, इट कैन transparently expose data on a class where that data is actually retrieved from some other source such as database। वही सेम, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी जब यूज़ करते हैं तो डेटाबेस वगैरह में वो वैल्यू हम लोग डिफाइन कर देते हैं ना। प्रॉपर्टीज कैन टेक एक्शन व्हेन डेटा इज चेंज सच एज रेज एन इवेंट और चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द अदर फील्ड्स। तो प्रॉपर्टीज में जैसे आप कंडीशन लगाएंगे वो उस टाइप के, बस ये एडवांटेज आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्लास है हमारे पास में पर्सन नाम की, इसमें हम लोगों ने एक प्राइवेट फील्ड ली नेम के नाम से, एक पब्लिक फील्ड ली नेम के नाम से, कैपिटल नेम ले लिया। ये दोनों नेम और कैपिटल स्मॉल नेम ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे, क्योंकि सी शार्प जो है वो क्या है, मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, वो केस देखिए। अब देखिए गेट रिटर्न नेम, एक ये पब्लिक एक प्रॉपर्टी ली हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें गेट रिटर्न नेम, ये रिटर्न नेम करेगा। तो रिटर्न नेम कहाँ से करेगा, ये है रिटर्न नेम, ये जो प्राइवेट फील्ड है इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोज कर लिया है, ठीक है। सेट नेम में ये वैल्यू डाल देगा, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं, है ना। बाकी क्लास प्रोग्राम में फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसमें नेम प्रॉपर्टी में वैल्यू स्टोर कराई लीमा, तो ये वैल्यू लीमा स्टोर हो जाएगी। तो ये किस में वैल्यू स्टोर करेगा, ये एक्चुअल में प्राइवेट फील्ड में वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो प्राइवेट फील्ड की वैल्यू को रीड राइट करने के केस में हम लोग यूज़ करते हैं ये प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, मैंने तो ये ऐसे उठा लिया था एग्जाम्पल, इसका जो आंसर आएगा वो लीमा आएगा, ठीक है।
बाकी ये एक और एग्जांपल था। अच्छा ये किसका है, व्हाट इज अ स्टैटिक प्रॉपर्टी। अब स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्रॉपर्टी दैट इज मार्क्ड विद अ स्टैटिक कीवर्ड कंसीडर्ड अ स्टैटिक प्रॉपर्टी, है ना। स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी जो कि स्टैटिक कीवर्ड से मार्क रहती है, जैसे कि ये रही पब्लिक स्टैटिक डबल पाई। लेकिन स्टैटिक प्रॉपर्टी का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें एक मतलब एकदम कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी हो, वो हमेशा यूज हो कि वही वैल्यू यूज होगी, चेंज नहीं करनी है हमें, तो उसमें स्टैटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्लास का नेम लिया, डॉट पाई किया, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई हमारे पास में। प्राइवेट फील्ड में हम लोगों ने डिफाइन किया पाई की वैल्यू, स्टैटिक फील्ड में हम लोग पाई को रिटर्न करा रहे हैं और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं। देखिए प्राइवेट फील्ड की वैल्यू को, प्राइवेट फील्ड को आप क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन इसीलिए प्रॉपर्टी का यूज होना शुरू हुआ है, क्योंकि प्राइवेट फील्ड को, ध्यान रखिए, प्राइवेट फील्ड, प्राइवेट मेथड, कुछ भी हो, प्राइवेट जो भी है, उसको आप आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते। उनको यूज करने का जो तरीका होता है वो ये प्रॉपर्टीज के थ्रू आप यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वर्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्चुअल प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी दैट इज मार्क्ड विद अ वर्चुअल कीवर्ड is considered the virtual property. Virtual properties enable derived classes to override the property behavior by using the override keyword, है ना। ओवरराइड मतलब जो वर्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसको आपको ओवरराइड करके उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करना रहता है। तो एग्जांपल है, एक कस्टमर क्लास हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, और इसमें एक वर्चुअल प्रॉपर्टी हम लोगों ने दी जिसमें गेट में हमने रिटर्न लास्ट नेम फर्स्ट नेम दे दिया। अब हम इसको एक्सेस करेंगे, बैंक कस्टमर क्लास है, इसको एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग फुल नेम ये हमने इंसर्ट किया, और इसमें गेट के अंदर हम लोग इसकी वैल्यू को पास कर देंगे, जो जो हमें वैल्यू हमें देनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन है व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी इन सी शार्प। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से मार्क्ड हो, है ना। एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी शुड नॉट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी के पास में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। द ड्राइव क्लासेस मस्ट राइट देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं, अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है, गेट लिया लेकिन यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया, है ना। अब ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, क्लाइंट क्लास में होगा, जो क्लास इसे इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड यूज करके, है ना अब हमने इसकी प्रॉपर्टी को ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी का। नाउ अब छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ, लाइक कैन यू यूज वर्चुअल ओवरराइड एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऑन अ एक्सेसर ऑफ स्टैटिक प्रॉपर्टी। नहीं यूज कर सकते। जहाँ स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो उसके साथ में ना वर्चुअल यूज कर सकते हैं, ना ओवरराइड यूज कर सकते हैं, ना एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है उसको मतलब ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए हम लोग अब क्यों वर्चुअल करें, वर्चुअल लेंगे या एब्स्ट्रैक्ट टाइप की लेंगे तो हमें उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड करने की जरूरत होती नहीं है एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसका आंसर नो। अब है इस सी शार्प इज अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। यस सी शार्प स्ट्रांगली टाइप्ड है ना। स्ट्रांगली टाइप मतलब डिपेंडेंट, जैसे मतलब जो टाइप डिपेंडेंट जो होते हैं, जैसे कि मतलब हम कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो वो स्ट्रांगली टाइप्ड होता है, ठीक है। व्हाट आर टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी शार्प। तो डेटा टाइप्स कौन से बिल्ट इन डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, है ना। नाउ व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी शार्प, वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप। ये दो टाइप के टाइप होते हैं। मतलब देखिए ये तो डेटा टाइप का टाइप हुआ, डेटा टाइप अवेलेबल कौन से बिल्ट इन डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये बिल्ट इन डेटा टाइप भी, बिल्ट इन डेटा टाइप में जो रहते हैं ना उसमें से कुछ वैल्यू टाइप के होते हैं और कुछ रेफरेंस टाइप के होते हैं। सेम वही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में भी कुछ वैल्यू टाइप के होते हैं, कुछ रेफरेंस टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ लिया जाता है, डिफरेंस पूछते हैं वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में, हालांकि शायद मैंने बता दिया होगा, नहीं बताया होगा तो आगे की वीडियो में हम लोग बताएंगे। नाउ इफ यू डिफाइन अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बाय यूजिंग द स्ट्रक्ट कीवर्ड, इज इट अ वैल्यू टाइप और द रेफरेंस टाइप। याद रखिएगा जो स्ट्रक्ट है वो हमेशा वैल्यू टाइप का होगा और क्लास जो है वो हमेशा रेफरेंस टाइप की होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है आर वैल्यू टाइप सील्ड। हाँ वैल्यू टाइप सील्ड होते हैं, यस। व्हाट इज द बेस क्लास फ्रॉम विच ऑल वैल्यूज टाइप्स आर ड्राइव्ड।
सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप, ये इसकी बेस क्लास होती है, ठीक है। ये 24 क्वेश्चन है आज, एक और मैं करा देता हूँ, है ना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग अ डेटा टाइप। सो आज जैसे 25 हो जाएंगे, ये 15 नंबर डाल दिया है ना बाई मिस्टेक, इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में, आप पहले ये देख लिए। तो कास्टिंग क्या होती है, मैंने वैसे कास्टिंग पढ़ा रखा है अपने सी शार्प के ट्यूटोरियल में, फिर भी मैं बता देता हूँ। कन्वर्टिंग अ वेरिएबल ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड द कास्टिंग। मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब भी हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो उसको बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है ना। और इसको हम लोग टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। कई बार मतलब इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट इज कास्टिंग, कई बार पूछ लेगा व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, नो स्पेशल सिंटैक्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज द कन्वर्जन इज टाइप सेफ एंड नो डेटा विल बी लॉस्ट, कोई भी डेटा लॉस नहीं होता। एग्जाम्पल है इंक्लूड द, जब भी स्मॉलर टू लार्जर डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता, और इसमें हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसको हमें डबल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक होगा। जैसे माई इंट मैंने यहाँ इक्वल टू पे लिया तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, तो ऑटोमेटिकली हो गया तो इसमें कोई भी डेटा का लॉस नहीं है, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन रिक्वायर्ड अ कास्ट ऑपरेटर। पहली बात तो कास्ट ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट होती है। द सोर्स एंड डेस्टिनेशन वेरिएबल्स आर द कंपेटेबल बट देयर इज अ रिस्क ऑफ डेटा लॉस बिकॉज द टाइप ऑफ द डेस्टिनेशन वेरिएबल इज अ स्मॉलर साइज देन द सोर्स वेरिएबल। अब देखो इसने एक बहुत बात बोली है कि सोर्स एंड द डेस्टिनेशन कन्वर्जन आर द कंपेटेबल। कंपेटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बूलियन टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, वो नहीं होगा, है ना। कंपेटेबल होना चाहिए। जैसे इंटीजर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे डबल है, डबल माई डबल, ये डबल की वैल्यू ली हुई है ना। अब अब आप इसको इंटीजर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको इंटीजर टाइप का देना पड़ेगा, इस टाइप से इंट लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते तो आप एक और काम कर सकते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे 0.78 जो वैल्यू है ना वो हट जाएगी, तो ये होता है डेटा लॉस कभी भी आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हैं तो आज 25 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए यार, चैनल सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो काम चलेगा, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।